हेलो देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि ओपन सोर्स को किसने ख़राब किया है। जस्ट किडिंग गाइस, स्क्रीन पर कुछ और है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। ये मेरा एक कोशिश थी जोक मारने की। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मशीन कोडिंग राउंड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली आपसे पूछ लिया जाता है जब भी आप अपने फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं तो आपसे एक छोटा सा फीचर या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल दिया जाता है लिमिटेड टाइम में, जो कि टाइम वेरी कर सकता है 45 मिनट से 1 आवर तक। तो उसी टाइप में से जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको समझाने का ईजीएस्ट वे में हमारा एम रहेगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद इन्फिनाइट स्क्रोलिंग क्वेश्चन विच इज़ जनरली आस्क्ड इन जेएस जावास्क्रिप्ट। सो इन्फिनाइट स्क्रोलिंग है क्या, इसको पूछा क्यों जा रहा है और रिक्रूटर का क्या पर्पज़ है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ये सब जानेंगे हम इस एक वीडियो में और कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को मास्टर करके ही इस वीडियो से हम जाएं। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा इन्फिनाइट स्क्रोलिंग होती क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप वे में, अप्रोच कैसे हमें डिसाइड करनी चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें, वगैरह 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 काफ़ी चीज़ें बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्यूटोरियल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ डोंट जज मी ऑन माई स्टार्टिंग जोक, दैट वॉज ऐसी बस फन के लिए था। सो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनाइट स्क्रोलिंग है क्या, और दूसरी बात सबसे पहले तो समझते हैं कि ये है क्या, दूसरी बात हम समझेंगे कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ क्यों रहा है। तो देखो, इन्फिनाइट स्क्रोलिंग सिंपल सा मैं अगर आपको एक भाषा में बताना चाहूँ कि आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कंटेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ, मुझे पता है आपको किस चीज़ की याद आई, आपको याद आई होगी रील्स की या फिर आपको याद आई होगी शॉर्ट्स की। जी हाँ, वही है। सिंपल सा बात अगर मैं आपको बताऊँ तो वही है, वहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट उससे पुराना है, जब भी उसके ऊपर रील बनी है या शॉर्ट जैसी चीज़ें बनी है, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये रिक्रूटर पूछ क्यों रहा है अगर हम इस बात पर आएँ तो, या फिर एक और चीज़ होती है जो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा पेजिनेशन, या फिर आपने हो सकता है इस चीज़ पे काम किया हो पेजिनेशन पे। तो इन दोनों का लाइव डेमो दिखाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा जिसका नाम है अमेज़ोन। अमेज़ोन पे मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, कुछ टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माउस, ठीक है। तो इसको ज़रा वेबसाइट को, अब आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएंगे आप अलग नज़र से देखेंगे क्योंकि वो नज़र मैं आपको आज इस ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे माउस सर्च करा, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए जो कि ये इस लाइन में कह रहा है कि 1 से लेकर 16 तक ऑफ ओवर 40,000 रिजल्ट्स, मतलब 40,000 माउस नाम की चीज़ें बिक रही हैं अमेज़ोन पे, लेकिन हमें ये सिर्फ 16 दिखा रहा है। तो आप कहोगे अरे ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब हमारे साथ ये तो धोखाधड़ी है, हमें तो भाई 16,000 के 40,000 के 40,000 दिखाओ। तो देखो यार, ऐसी बात है, अगर वो 40,000 दिखाने पर आ गया अमेज़ोन तो आपकी वेबसाइट भी 40 घंटे में ही लोड होगी क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं और आपको भाई वो कैसे ला के दिखाएगा एपीआई से फैच करके, बहुत टाइम लग जाएगा ना उसको। तो इसलिए वो सिर्फ 16 प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो यही हमारा बेसिक है कि हम उतनी ही चीज़ें दिखाते हैं जितना यूज़र को एक बार में नीड हो। अच्छा जी, एक बार में नीड हो मतलब देखो, आपको 16 प्रोडक्ट दिखा दिए, या तो आप इन 16 में से चूज़ कर लीजिए। अगर आपको चूज़ नहीं करने तो आगे के प्रोडक्ट पर बढ़ जाइए, आगे प्रोडक्ट देख लीजिए, पूरा शोरूम लगा हुआ है जी, कितने भी प्रोडक्ट देखिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये और प्रोडक्ट देखे कैसे जाएंगे? 16 प्रोडक्ट अगर हमने देख लिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आ गए और अब हमारे ये 16 प्रोडक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे कैसे जाएं? हमें तो 17वां देखना है, हमें 16 में से नहीं आ रहा पसंद। तो यहाँ पर 17वां प्रोडक्ट 17th प्रोडक्ट दिखाने के लिए 2 तरीके होते हैं वेबसाइट्स के पास। एक तरीका है इन्फिनाइट स्क्रोलिंग का तरीका और दूसरा तरीका है पेजिनेशन का तरीका। पेजिनेशन क्या है? देखो, ये जो कंपोनेंट आपको शो हो रहा है जिसमें कि 1 2 3 ये पेज नंबर है, एक प्रीवियस बटन है, एक नेक्स्ट बटन है। तो अगर मैं इस 2 पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं 17 से लेके 32 तक, 17 to 32, मतलब 16 तक उसने प्रीवियस पेज पे दिखाए थे, क्योंकि हम सेकंड पेज पे तो उसने आगे के प्रोडक्ट दिखा दिए। तो एक ये तरीका है जिसको हम बोलते हैं पेजिनेशन, जिसमें कि हम बिल्कुल फुटर पे जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहे हैं एक कंपोनेंट देते हैं जिसके थ्रू यूज़र या तो पेज नंबर सेलेक्ट कर सकता है या फिर नेक्स्ट या प्रीवियस बटन पे क्लिक करके वो आगे पीछे पेजेस पे जा सकता है एंड हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। प्रोडक्ट है या कोई और भी चीज़ है, इमेजेस है, उनको एक्सप्लोर कर सकता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है इन्फिनाइट स्क्रोलिंग का। मान लो अगर मेरे पास ये कंपोनेंट ना होता और मैं कुछ ऐसा जादू करता इन्फिनाइट स्क्रोलिंग नाम का कि जैसे यूज़र बॉटम पे आया जहाँ पे उसके प्रोडक्ट फिनिश हो रहे हैं, तुरंत अपने आप आके 16 10 या 20 कितने प्रोडक्ट आके यहाँ पे
अपेंड हो जाए, यहाँ पर आके अटैच हो जाए अपने आप, और फिर यूज़र जब फिर से बॉटम पे पहुँचे तो फिर से अटैच हो जाए। मतलब वो प्रोडक्ट खत्म हो ही नहीं रहे और यूज़र को क्लिक भी नहीं करना पड़ रहा, बट हम प्रोडक्ट एक बार में लोड उतने कर रहे हैं, 16, 20, 30, हम उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन लोड हम उतने ही कर रहे हैं। बट जब यूज़र उसके बॉटम पे पहुँच रहा है, मतलब हमारी लास्ट एंटिटी पे पहुँच रहा है, हम वहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स ला के अटैच कर दे रहे हैं। कैसा लगेगा ना मैजिक, बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, इसको करने का ज़रूरत क्या है? क्या ये फैंसी लगता है? नहीं यार, फैंसी बिल्कुल नहीं लगता है। इसको करने के पीछे काफ़ी लॉजिकल वजह है, और वो वजह सिंपल सी ये है कि हमें अपनी वेबसाइट का रीलोड टाइम काफ़ी फास्ट करना है। हम नहीं चाहते कि यूज़र 10 घंटे तक वेट करता रहे और उसके प्रोडक्ट लोड ही नहीं होके दे रहे। हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। हमें चाहिए कि जैसे यूज़र क्लिक करे उसका प्रोडक्ट तुरंत उसको शो हो जाए, राइट? तो हम वही चाहते हैं करना। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि जनरली हेल्प करें हमें हमारे प्रोडक्ट को जल्दी से फैच करने में। मुझे पता है स्क्रीन पे बहुत ही गलत गलत चीज़ें आ रही हैं, अजीब अजीब सी। यार ये सेटअप थोड़ा सा हिल गया है मेरा, और मुझे सच में नहीं पता मैं इसको, हाँ मैंने फिक्स कर लिया। हाँ, तो हम थे किस पे कि ये टेक्निक यूज़ क्यों की जा रही है। तो ये टेक्निक यूज़ की जा रही है जिससे कि आप जब भी डेटा रिलोड करें, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, तो जो डेटा बैकएंड से आ रहा है वो फास्टली आ पाए और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट तक वेट ही कर रहे हैं डेटा फैच होने का, क्योंकि काम तो आपको सिर्फ 15-20 डेटा से है। अगर और डेटा से काम होगा तो जब काम होगा जब रिलोड उनको दोबारा से लोड कर लेंगे, लेकिन इनिशियली नहीं लोड करने वाले, क्योंकि हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और रिक्रूटर इसीलिए आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपको करना आता भी नहीं आता, या आप हमारी वेबसाइट को लैगी बना दोगे कि यूज़र कुछ सर्च करने आ रहा है वो तो वेट ही करे जा रहा है। अगर 100 प्रोडक्ट भी हैं, आप 100 तो एक बार में दिखा दोगे। तो इसलिए हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम क्विक हो, एकदम यूज़र को वेट ही ना करना पड़े, क्योंकि अगर उसे वेट करना पड़ा तो वो रील्स देखना चला जाएगा और फिर वो आपके वेबसाइट से हुक ख़त्म हो गया, वो शायद कुछ काम के लिए आया था वो करे ही ना उसे, और उससे आपका बिजनेस का लॉस हो सकता है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यूज़र यहाँ पर वेट करे। अच्छा, रिक्रूटर ये क्वेश्चन पूछते क्यों हैं? तो देखो, रिक्रूटर आपको हायर कर रहा है काम कराने के लिए। काम होता कैसे है? कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज़ करके। वो उसको चेक कैसे करेगा? हाँ सर, डेफिनेशन पूछ लेगा? नहीं यार, देखो थ्योरी से काम नहीं बनता है। थ्योरी तो आप तुरंत बता दोगे कि ओके, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ डॉम, आप कह दोगे डॉम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट इज़ यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें अपना प्रैक्टिकल भी दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्रूटर्स क्या करते हैं कि एक छोटा सा फीचर या किसी वेबसाइट का छोटा सा पार्ट आपको बनाने के लिए बोल देंगे। आपको बोल देंगे इन्फिनिट स्क्रॉलिंग बनाओ, पेजिनेशन बनाओ, पेजिनेशन पे एक और वीडियो आ रही है नेक्स्ट वाली, या फिर आपको बोल देंगे ब्रेड क्रम्स वाला बनाओ, उस पर वीडियो आएगी, डोंट वरी। ये हमने लास्ट वीडियो करी थी, वो थी जेप्टो का क्वेश्चन था, जो कि रियल लाइफ क्वेश्चन था, इसी ईयर का क्वेश्चन था 2024 का, जो कि था बेसिकली ऑटो कंप्लीट पे बेस, कि आप कुछ सर्च करें वो ऑटो कंप्लीट हो। लेकिन उसमें जेप्टो ने कुछ एडिशनल चीज़ें दे दी थी, काफ़ी यूनिक सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर नहीं देखी हो जाके देखना, बहुत मस्त वीडियो है और बहुत मस्त क्वेश्चन भी है। पहले खुद सॉल्व करना, ना हो तो फिर वीडियो तो है ही आपके पास, कोड भी मैंने उसमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू यूज़र आपको टेस्ट करना चाहता है, सॉरी रिक्रूटर आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपको डॉम आता है, क्या आपने वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है जो मेजोरिटी लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि स्क्रॉल टॉप, क्लाइंट हाइट, स्क्रॉल हाइट। क्या आपको पता है कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अगर पता है तो इनका यूज़ करना आता है? ये सब आपका रिक्रूटर चेक करना चाहता है। रिक्रूटर ये भी चेक करना चाहता है कि आपको डेटा फैच करना आता है नहीं आता है। अगर डेटा फैच करना आता है वो ठीक है, लेकिन क्या आपको एसिंक्रोनसली आता है? अगर आपको एसिंक्रोनसली डेटा फैच करना आता है तो इसका मतलब आप सिंक्रोनस का मतलब भी समझते हैं और एसिंक्रोनस का मतलब समझते हैं। तो अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है तो बल्ले बल्ले जी, आप डेटा तो बहुत अच्छे से फैच कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपको डेटा को रेंडर करना आता है डायनेमिकली, कि सारा डेटा एक बार में रेंडर नहीं करना, उतना रेंडर करना है जितना कि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी 10 डेटा दिखाएं, 10 एंट्रीज दिखाएं, और जब यूज़र बॉटम में आए तो हम 10 और दिखा दें। या फिर और भी कंडीशंस हो सकती हैं इस डायनेमिक डेटा को रेंडर करने के लिए। एंड क्या आपको इवेंट यूज़ करने आते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि कैसे इवेंट यूज़ करते हैं, क्लिक इवेंट कैसे यूज़ करते हैं, स्क्रॉल इवेंट कैसे यूज़ करते हैं, क्या ये सब आते हैं? तो इसके थ्रू वो यही आपके स्किल्स को चेक करना चाहता है, ठीक है? तो उसकी कोई गलत धारणा नहीं है, वो सिर्फ अपना आपसे क्योंकि काम कराएगा तो वो यही चेक करना चाहता है, इसलिए फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड इसको बोला जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है ईजी वे में। यहाँ पर मैंने अपना VS कोड खोला हुआ है और इसमें मैंने 2 बेसिक सी फाइल ली हुई है, जिसमें कि एक है index.html और एक है स्क्रिप्ट फाइल, जो कि बिल्कुल खाली है। खाली ही रखेंगे, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो देखने का ना, आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे HTML फाइल में क्या किया हुआ है, एक तो बेसिक सी स्टाइलिंग दी हुई है। मेन गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 डिव हैं, एक डिव की आईडी है कंटेनर और एक डिव है कंटेंट। बाकी जो बचा हुआ डिव है वो लोडिंग, उसको हम बेसिकली जब ही शो करेंगे जब हमें डेटा लोड करना है, जब भी लोडिंग शो होती है।
इस लोडिंग की जगह आप स्पिनर भी लगा सकते हो, कोई GIF भी लगा सकते हो, कोई एनिमेशन भी लगा सकते हो, वो सब कर सकते हो। बट क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है और आपको मशीन कोडिंग राउंड में इतना कुछ करना नहीं होता, मेन आपको फंक्शनैलिटी बना के दिखानी होती है, तो वही हम करने वाले हैं। अच्छा, जो डिव 2 है, मेन गौर फरमाने वाली बात है वो है एक तो कंटेनर डिव, जो कि इन दोनों डिव को बेसिकली, इन दोनों डिव का पेरेंट है, इन दोनों डिव को उसने रैप किया हुआ है। और एक डिव है कंटेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा डायनामिक डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डायनामिक डेटा लीव्स हेयर, यहाँ पे वो रहता है जी, ठीक है। इस कंटेनर को मैंने एक फिक्स्ड हाइट दी हुई है जो कि 400 पिक्सल है, और कंटेंट की कोई हाइट नहीं है, क्योंकि कंटेंट की कुछ भी हाइट हो सकती है, इट डजेंट मैटर। नाउ अब स्क्रिप्ट फाइल पे चलते हैं, और इसके लिए हम इसमें डेटा हम दिखाने के लिए मैंने कोई डेटा लिखा नहीं हुआ है, हम इसको फैच करेंगे, क्योंकि हो सकता है रिक्रूटर आपसे फैच ही करवाए मेजोरिटी केसेस में। तो हम डेटा को फैच करेंगे किसी API से। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक JSON प्लेस होल्डर API, जो कि काफ़ी ईजी है यूज़ करना, और वही ठीक है, उसमें टेक्स्ट आता है, तो हम इजीली इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा। सबसे पहला वेरिएबल होगा लेट पेज इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा वेरिएबल होगा लेट इज लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जब आप डेटा फैच करने वाले हैं तो आपको जो पेज अपना सेट करना है वो 1 सेट करना है। दूसरा जो आपकी लोडिंग है वो फॉल्स रहेगी। क्योंकि लोडिंग फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम इनिशियली कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे रेंडर करके देंगे यूज़र को। डेटा जब वो वेबसाइट पे आएगा उसको शो होगा, लेकिन जब वो उसके बॉटम में पहुँच जाएगा उस डेटा के, उसके बाद हम न्यू डेटा रिलोड करेंगे, तो इससे हमारा एक्सपीरियंस और क्विक होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहला फंक्शन देखो, अब इस प्रॉब्लम को ना हम स्टेप्स में तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे करते हैं। डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी यूज़ करते हैं कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम पे हम रूल करेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक ऐसा फीचर बनाना है जिसके थ्रू यूज़र स्क्रॉल करे तो डेटा रिलोड हो जाए, और यही है वैसे तो मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यूज़र स्क्रॉल करे, बात की बात है, बॉटम में जैसे पहुँचे डेटा आ जाए, अटैच हो जाए, वो भी बात की बात है, डेटा रेंडर हो डायनामिकली, वो भी बात की बात है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि हमें डेटा शो तो करना चाहिए स्क्रीन पे, हमें पहले डेटा फैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा एसिंक्रोनस, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एसिंक अवेट। तो एसिंक फंक्शन फैच डेटा, ओह डेटा की स्पेलिंग मैंने इतनी अच्छी लिखी थी ना अभी, बस। अच्छा, एसिंक अवेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यूज़ तो हम प्रोमिसेस भी कर सकते हैं पर नहीं कर रहे, क्योंकि एसिंक अवेट अगर आप यूज़ करेंगे तो रिक्रूटर इंप्रेस होगा कि भाई आपको एसिंक का वेट आता है। तो आपको अपने दिखानी है स्किल्स कि आपको कितनी स्किल्स आती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो एसिंक का वेट मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहला वेरिएबल क्या लूँगा, क्योंकि डेटा मुझे फैच करना है, तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आने चाहिए। हम जावास्क्रिप्ट में डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, ईदर बाय यूजिंग फैच API ऑफ जावास्क्रिप्ट, या फिर एक्सियोस का यूज़ करके। अभी के लिए हम फैच API यूज़ करते हैं, क्यों फालतू में एक्सियोस को इंस्टॉल करें देन उसको यूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और इसमें हम अपने डेटा को फैच करेंगे। तो फैच अवेट फैच, क्योंकि एसिंक फंक्शन है तो अवेट फैच, एंड यहाँ पर हमें यहाँ पे एक मैं आपको URL दे रहा हूँ जो कि डेटा फैच करेगा। ये URL कोई मैजिक नहीं है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा मैं। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे जब आप इसकी JSON प्लेस होल्डर की टॉप पे मिल जाएगी कि भाई इस URL से डेटा आता है। बस यहाँ पर एक बात गौर फरमाने वाली है कि यहाँ पे जो पेज, इसका पेज एंड पॉइंट में जो पेज है वो डायनेमिक हो रहा है, जो कि हम चेंज करेंगे हर एक स्क्रोलिंग पे। क्यों करेंगे, बात की बात है। अभी हम ये देख लेते हैं क्या डेटा हमारे पास इस URL से फैच हो रहा है। तो मैं इस URL को कॉपी करूँगा, ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा। ये जो पेज मैंने यहाँ पे डायनेमिक दिया है पेज को, इसको मैं बोल लेता हूँ वीकली 1, और देखते हैं क्या डेटा आ पा रहा है। तो हाँ जी, डेटा तो आ पा रहा है, तो ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस डेटा को जो हमने फैच किया है इसको मैं कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम इसको स्टोर करेंगे डेटा नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे अवेट रिस्पॉन्स डॉट JSON। तो अब क्या है कि जो डेटा फैच किया उसको हमने JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। JSOन फॉर्मेट तो पता है ना, आपने डेटा फैच कर रखा है ना, बिल्कुल नया थोड़ी जावास्क्रिप्ट में, थोड़ी वो जावास्क्रिप्ट तो पढ़ के आ रहे हो ना यार। बिल्कुल नए हो तो फिर छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब देखने के हैं जब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है या फिर अपने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं। ये वीडियो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। ओके, सो हमने यहाँ पे डेटा फैच कर लिया है, डेटा को हमने स्टोर कर लिया है। अब इस डेटा को हम यूज़ करेंगे कैसे, रिटर्न। तो ये फंक्शन हमें सिर्फ रिटर्न करेगा डेटा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब कैसे पता डेटा हमारे पास आ रहा है, एक तो मैंने आपको URL कॉपी पेस्ट करके दिखा दी थी, दूसरा console.log करके भी देख सकते हैं हम, console.log डेटा। क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करी है, तो जहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करी फंक्शन वहीं पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो इस कंसोल को मुझे थोड़ा ऊपर मूव करना पड़ेगा, और मैं अपने ब्राउज़र में जाके डेवलपर टूल्स खोलूँगा, कंसोल खोलूँगा। उप्स, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि
हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। कॉल करेंगे हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया 10 डेटा आया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट दिया 10। अगर मैं इसको 20 दे दूंगा तो 20 डेटा भी आ जाएगा मेरे पास। आप देख सकते हो अरे आ चुका है 20 का। सो लिमिट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। API कुछ भी हो सकती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, तो इसको दिल से ना लगाएं। अच्छा, अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि इस डेटा को रेंडर करेगा स्क्रीन पे। ओके जी, तो हमने डेटा फेच कर लिया। अब जो डेटा फेच किया है, जिसकी हमारे पास 10 एंट्रीज हैं, 10 एंटिटीज़ हैं, उसको हमें शो करना है स्क्रीन पे। उसको कैसे शो करेंगे? सिंपल है, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे डॉम मैनिपुलेशन नाम का मैजिक, और उस मैजिक को यूज़ करके हम इसमें डेटा चिपका देंगे। तो डॉम भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको किसी का वेट करना ही नहीं है। ये एग्जीक्यूट ही जब होगा जब हमारे पास डेटा आ चुका होगा, तो इसको एसिंक नहीं बनाना हमें। हम सिंपल बोलेंगे फंक्शन रेंडर डेटा नॉट आइटम, वरना आपको कन्फ्यूज़ करेगा। ये एक डेटा नाम का आर्ग्यूमेंट लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इसको डेटा चाहिए ना रेंडर करने के लिए। बाकी ये जो आर्ग्यूमेंट हैं दोनों फंक्शंस के, आपको और क्लियर होंगे जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे, क्योंकि हाँ जी, हम सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, इसलिए। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ दैट इज़ कॉन्स्ट कंटेनर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डॉम। हम करेंगे क्या? देखो, जो हमने यहाँ पे कंटेंट नाम का एक डिव बनाया था ना, इस कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। इस कंटेंट को हम गेट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट, बाय यूजिंग आईडी, और इस कंटेंट के अंदर हम उस डेटा को शो करेंगे जो हम फेच कर रहे हैं। और इसी कंटेंट के अंदर वो डेटा शो होगा, जो कि जब यूज़र बॉटम पे पहुंच जाएगा तो हम और फेच करके शो करेंगे। तो मतलब यहाँ पर डायनामिक डेटा हमारा रहेगा, जो कि मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ। सो कॉन्स्ट कंटेनर कैसे यूज़ करते हैं हम डॉम मैनिपुलेशन को? टू सिलेक्ट एन एलिमेंट और अ डिव। यार देखो, आना चाहिए, मैं नहीं सिखाने वाला, बट फिर भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे सिर्फ हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें जो आपने सीखे हैं, ना कि कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने लिख दिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट, क्योंकि हमें कंटेंट सेलेक्ट करना है। क्वेरी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो। HTML में जाकर इसको क्लास नेम कर देना, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करोगे, रिक्रूटर बोलेगा बाजी वाह, इसको तो क्वेरी सेलेक्टर भी आता है, तो रिक्रूटर खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। अब इस कंटेंट के अंदर मुझे डेटा शो करना है। डेटा कैसे शो करना है? तो डेटा के मुझे ऊपर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा काफ़ी बड़ा है, एक एंट्री तो है नहीं, तो उस डेटा के ऊपर लूप करना होगा। और लूप हम यूज़ करेंगे डॉट फॉर ईच नॉट डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, वो क्या करता है, हर एक एंट्री पे जाएगा, और उस एंट्री के साथ आपको क्या करेगा, उस एंट्री पे जब जाएगा हम उसके लिए कुछ भी रेंडर करा सकते हैं ना। फॉर ईच लूप में यही होता है। तो हम उसके लिए क्या रेंडर करा देंगे? हम उसके लिए रेंडर करा देंगे आइटम का टाइटल। कैसे? इस तरीके से हम कहेंगे डेटा डॉट फॉर ईच नाउ। ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसको मैं दे रहा हूँ नाइट आइटम नाम। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न या फिर div डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आइटम डॉट टाइटल। या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो आइटम डॉट टाइटल हम शो कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ डेटा नंबर, क्योंकि आपको हेल्प करेगा समझने में आगे। डेटा नंबर इज दिस आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट आईडी। एंड यहाँ पर हम फिर इसको दिखा देंगे कि आइटम डॉट टाइटल। बेसिकली मैंने करा क्या यहाँ पे, कि हर एक आइटम के लिए मैं उसकी आईडी को रेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि वो आईडी क्या थी, नंबर है उसकी, डेटा का नंबर है कि 1 डेटा है, सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि उस आइटम का हम टाइटल यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। इसको मैं सेव करूँगा। अच्छा, अब ये डेटा मैंने इसमें स्टोर तो कर लिया इनर टेक्स्ट में, बट ये मुझे डॉम मैनिपुलेशन में अगर मुझे कोई चीज़ विंडो पे लगानी है, मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ अपेंड चाइल्ड। तो हम कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ही मुझे डेटा शो करना है, इसलिए। और यहाँ पे हमने कंटेनर नाम का वेरिएबल दिया है जो कि स्टैंड करता है इस कंटेंट, मतलब इस वाले डिव के लिए, राइट। तो इसमें हम अपेंड कर रहे हैं चाइल्ड को। चाइल्ड का नाम क्या है? चाइल्ड का नाम है डिव। बस जी, अब आपका क्या हो चुका है, अब तो आपने डेटा फेच कर लिया है, आपने एक ऐसा फंक्शन लगा लिया जो उस फेच डेटा को उस पर शो करेगा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी हम इस डेटा को ना, बेसिकली अभी हम इसको शो नहीं कर पाएंगे विंडो पे, क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इनिशियल डेटा को हमें लोड करके दिखा पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे फेच डेटा। मैं यहाँ पर आपको एक वो देता हूँ, इनिशियल डेटा लोड। और यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे फंक्शन फेच डेटा फेच डेटा। एंड क्योंकि ये पेज पैरामीटर लेता है, तो पेज डॉट, अच्छा ऊपर हमने एसिंग का वेट यूज़ किया था, यहाँ पर हम प्रोमिसेस यूज़ कर लेते हैं। तो देन बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड में, कि डेटा इज इक्वल्स टू, जैसी डेटा आएगा आप समझ जाओगे अभी, जस्ट बेयर विद मी। डेटा
मैं इसको भी आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। पेज प्लस प्लस या फिर डॉट देन एंड डॉट कैच अगर नहीं हो पाया, और हम यहाँ पे कह देंगे कैच क्या होगा, कैच एरर, और इसको मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है कि बहुत सारे लोगों ने जाके ओपन सोर्स एक्सप्रेस जेएस में क्या करा है, ओपन सोर्स के नाम पे रीडमी फाइल कोई अपडेट कर दिया है, ये गड़बड़ हो गई है, एरर, ठीक है, एरर जो भी एरर होगा। अब देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, मेरी बात समझना एक सेकंड के लिए। मैंने सबसे पहले डेटा को फैच किया बाय यूजिंग फैच एपीआई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा, मैंने उस डेटा को शो करने के लिए एक फंक्शन बनाया जो कि इस डेटा को शो करेगा हमारी स्क्रीन पे। फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि डेटा चेंज होगा बार बार, तो इसलिए हमारे फंक्शन चाहिए जो कि रन हो सके, ठीक है। हमने उसको शो करने के लिए ऐसा कुछ करा, और उसमें हमने क्या शो कर रखा है कि उसका आइटम की आईडी और टाइटल। बाकी यहाँ पे मैंने क्लास लिस्ट ऐड करी है जो कि सिर्फ उसको, देखो यहाँ पे आइटम नाम का एक क्लास नेम है जो कि सिर्फ उसके CSS स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए, जो कि हम डॉम के थ्रू CSS को कर सकते हैं ना, वही मैंने किया और कुछ नहीं किया, सिंपल। और उस डेटा को दिखाने के लिए, क्योंकि उस डेटा को इनिशियली फैच करके रखने के लिए, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फैच डेटा फंक्शन, जो कि बेसिकली आपको डेटा फैच करके दे देता है, ठीक है। अच्छा जी, इस फंक्शन में हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने बेसिकली रेंडर डेटा फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन से क्या होता है, इस फंक्शन से हम सिंपली क्या कर पाते हैं कि इस फंक्शन से हम सिंपली कर क्या रहे हैं कि जो हमने डेटा फैच किया है उसको हम सिर्फ शो करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो उसको शो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे जब तक डेटा फैच नहीं होगा। और जैसे डेटा फैच हुआ उसके बाद हमने डॉट देन करके कि जो डेटा हमारे पास आया, क्योंकि ये फंक्शन हमारा डेटा पैरामीटर ले रहा था ना, तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया वो डेटा जो हमने फैच किया इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको, मैंने बोला था कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब हमारे पास यहाँ पर डेटा शो होना चाहिए, कैसे शो होगा, ओके। सो अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा, अब मेरे पास डेटा आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भाई फिर तो गड़बड़ है। डेटा क्यों नहीं आ रहा है, मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग डेटा करके देखता हूँ क्या मेरे पास डेटा कंसोल में आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई है, डिव इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। कहाँ पे डिव डिफाइंड नहीं है भाई, कहाँ पे डिव डिफाइंड नहीं है ब्रो, टेल मी ना। तो हमने यहाँ पर ऐसे किया है, ओके। सो डिव, ओके, सो हमने बढ़िया, एक बहुत बढ़िया चीज़ करी है, हमने यहाँ पे डिव नाम का एलिमेंट बनाया ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे डिव नाम का एलिमेंट बनाना तो पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन का एक वे है जिसके थ्रू हमने एक डिव बनाया है और इस डिव के अंदर ही हम इस सारी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और बाद में इस डिव को हम अपेंड करा देते हैं उस कंटेनर से। और जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पर देखो डेटा आ चुका है, ठीक है। अब देखो अभी मैं स्क्रॉल में जा रहा हूँ, अभी मेरे पास डेटा नंबर 10 है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर अटैच किया जिससे कि आपको समझ में आ पाए। अभी तक हमारे पास डेटा नंबर 10 है, ठीक है। अब हमें जैसे ही यूज़र टॉप पे था, ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉटम पे पहुंचा, ये डेटा नंबर 10 के बाद हमें रिलोडिंग होना चाहिए डेटा का, लोडिंग होनी चाहिए डेटा की, और हमें डेटा नंबर 11 से फिर 20 तक मिलना चाहिए, या फिर जो भी हमने यहाँ पे लिमिट डिफाइन करी है। सो अब हमें मेन बात करनी है स्क्रॉल इवेंट की, कि हम कैसे ऐसा कुछ मैजिक करें कि जैसे हम स्क्रॉल करें वैसे हमारे पास डेटा फैच होकर आ जाए। उससे पहले मैं जानता हूँ कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, 20 मिनट्स से प्लस हो चुका है शायद। उससे पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखो आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़, डॉम प्रॉपर्टीज़। उनमें से हम 3 मुख्य प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड में भी बोला था, कि स्लाइड में क्या बोला था कि वो चेक करना चाहता है डॉम प्रॉपर्टी, जो कि स्क्रॉल टॉप, क्लाइंट हाइट एंड स्क्रॉल हाइट। इन तीनों टर्म को फटाफट समझ लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे फटाक से। तो देखो क्लाइंट हाइट क्या होता है, स्क्रॉल टॉप क्या होता है, और ये क्या होता है। स्क्रॉल टॉप से समझते हैं। स्क्रॉल टॉप हाइट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल स्क्रॉल पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब अगर ये एलिमेंट है, मैंने कितना स्क्रॉल करा है, इसकी जो हाइट है इस एलिमेंट की टॉप से, वो इसकी स्क्रॉल हाइट होगी, वो उसका स्क्रॉल टॉप होगा, कि हम कितना टॉप से नीचे आए हैं, नॉट स्क्रॉल हाइट, वो उसका स्क्रॉल टॉप होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ, रो नोट्स, कि स्क्रॉल टॉप आपका रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना वर्टिकल आए हैं, वर्टिकली स्क्रॉल करके आए हैं टॉप से किसी एक एलिमेंट की। क्लाइंट हाइट होती है जो कि आपको विजिबल हाइट है, लेकिन विजिबल तो है लेकिन उसमें पैडिंग या फिर उसमें मार्जिन्स वो इंक्लूडेड नहीं होते। पैडिंग आपकी इंक्लूडेड होती है लेकिन मार्जिन्स और स्क्रॉल बार या बॉर्डर इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। तो वो हमारी जितनी हाइट हमें इतनी विजिबल है वो इसकी अभी क्या क्लाइंट हाइट है, ठीक है, सिंपल।
स्क्रॉल हाइट क्या होती है कि इस कंटेनर की पूरी ही हाइट इतनी हमें विजिबल है अभी, ये हमारी क्लाइंट हाइट हो गई, और जैसे मैंने स्क्रॉल करा ये पूरी स्क्रॉल हाइट है। तो स्क्रॉल हाइट क्या होती है, टोटल हाइट किसी भी एलिमेंट की, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट वो भी इंक्लूड होता है जो आपको भी शो नहीं हो रहा। जैसे कि आपको शो हो रहा है सिर्फ 8 तक, लेकिन डेटा नंबर 8 तक तो ये क्लाइंट हाइट है, लेकिन डेटा नंबर 10 तक ये स्क्रॉल हाइट है। तो अगर ये तीनों चीज़ आपको समझ में आती है तो अगला जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ फंक्शन के अंदर वो आपको बहुत ईजिली सेंस बनाएगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि है हैंडल स्क्रॉल, और यही मेन जिम्मेदार होगा सारे लॉजिक का। अभी तक तो मैंने डेटा फैच किया और स्क्रीन पर शो किया है, अब हम इसमें मेन काम करने वाले हैं। क्या है कि हैंडल स्क्रॉल करना है, जैसे होगा कॉन्स्ट कंटेनर, एक कंटेनर नाम का मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ बताता हूँ अभी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कंटेनर, इस बार कंटेनर की बारी है। कंटेनर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है आईडी से। मैं बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं चेक करूँगा कि क्या, मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या जो यूज़र ने स्क्रॉल किया है बॉटम तक एंड जो हमारी लोडिंग है वो फॉल्स है। क्योंकि लोडिंग स्टार्टिंग में फॉल्स है, क्या दोनों कंडीशन ट्रू है? ऐसा तो नहीं है कि अभी 4 डेटा ही लोड हो पाए हैं, लेकिन लोडिंग ट्रू है। बट क्योंकि डेटा 10 तक लोड होगा, क्योंकि हमने लिमिट 10 दी है, तो क्या डेटा अभी स्टिल लोड हो रहा है? अगर लोड हो रहा है तो नहीं मुझे रन करना है इस फंक्शन को, अगर नहीं हो रहा तो ही मैं रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ यूज़र हैज़ रीच द बॉटम एंड लोडिंग इज फॉल्स, तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कंटेनर डॉट स्क्रॉल टॉप। स्क्रॉल टॉप से क्या होगा, मुझे पता चलेगा इस एलिमेंट की हाइट अपने टॉप से, क्या स्क्रॉल टॉप प्लस कंटेनर डॉट क्लाइंट हाइट, मतलब जितना मेरे को दिख रहा है वो कंटेनर डॉट क्लाइंट हाइट ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू है किसके, कंटेनर डॉट स्क्रॉल हाइट के। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एंड लोडिंग नहीं हो रही, मतलब लोडिंग फॉल्स है, इज लोडिंग। एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसका अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, मतलब नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तभी मैं इस चीज़ को करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। क्या करूँगा, अगर नहीं हो रहा तो मैं सबसे पहले तो लोडिंग को बोलूँगा भाई लोडिंग हो जाए ट्रू। लोडिंग को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब अगर हमने ये पता लग गया कि ठीक है हमने इस लाइन में देखो बोला क्या, इस लाइन को समझने का ट्राई करो। अगर आप इस लाइन को समझ गए तो आप पूरा लॉजिक समझ गए। हम इस लाइन में ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या यूज़र बॉटम तक आ चुका है। अगर यूज़र बॉटम तक आ चुका है तो ठीक है। एक और चीज़ हम यहाँ पे डबल चेक के लिए कह रहे हैं कि क्या लोडिंग फॉल्स हो चुकी है, मतलब जितना डेटा इनिशियली रिलोड होना था, लोड होना था, क्या वो होके बंद हो चुका है। अगर हो चुका है तो उसी के बाद हम और डेटा बेसिकली लोड करेंगे। तो हमने यही कहा कि कंटेनर डॉट स्क्रॉल टॉप, मतलब कि इस एलिमेंट की टॉप से कितनी हाइट है प्लस क्लाइंट हाइट जो हमें शो हो रही है, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल है स्क्रॉल हाइट के। अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तभी हम डेटा को फैच करेंगे, वरना हम नहीं फैच करेंगे। अगर आपको ये टर्म्स आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रही हो तो आप यहाँ से इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सिंपल सा कहना है डॉक्यूमेंट डॉट, या फिर मैं यहाँ पे अभी लोडिंग वाली चीज़ में सिर्फ आपको पेस्ट करके बता देता हूँ क्योंकि वो इतना इशू नहीं है। मैंने बेसिकली यहाँ बोला है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लोडिंग, मैंने इस वाले डिव को सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक स्टाइल दे दिया है जो कि ब्लॉक का है, कि मतलब ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा, अभी तक हमें शो नहीं हो रहा था। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट लोडिंग एंड इसके बाद हम डेटा क्या करेंगे, फैच करेंगे। फैच डेटा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमें डेटा फैच करना पड़ेगा पेज एज अ पैरामीटर। हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉट देन, इसके ऊपर हमें प्रोमिसेस यूज़ करना है, तो डॉट देन में क्या होगा डेटा नाम का पैरामीटर एंड ये रेंडर करेगा क्या डेटा। तो यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को जो कि इस डेटा को फैच तो हम कर चुके हैं डेटा ना, इस फंक्शन को यूज़ करके हम पेज भी पास कर चुके हैं इसके अंदर, तो डेटा तो फैच हो चुका है। लेकिन डेटा को शो कौन करेगा स्क्रीन पे, वो रेंडर डेटा शो करेगा। तो रेंडर डेटा और इसमें हम पास करते हैं वो डेटा जो हमने फैच किया है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो हम इस लोडिंग को कर देंगे फॉल्स एंड ऑल्सो हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लोडिंग का स्टाइल हम कर देंगे नन। जैसे डेटा फैच हुआ एक तो लोडिंग को फॉल्स करो, लोडिंग को हाइड भी करो। ठीक है, अभी आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि जो हैंडल स्क्रॉल फंक्शन है हमें कॉल तो हमने किया ही नहीं है। कॉल हमें कब करना है, जब हमारे पास क्या हो यूज़र स्क्रॉल करे, तो हमें इवेंट किस पे लगाना है, स्क्रॉल इवेंट पे। तो इसलिए मैंने कहा था कि रिक्रूटर आपको हर तरीके से चेक करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर डॉट ध्यान लगाया तो डॉट कैच भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है जिससे कि हम एरर को ट्रैक कर पाएँ अगर कोई एरर आता है। तो मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग एरर, यहाँ पे मैं सिंपली एरर को भी कह सकता हूँ। सो ये भी बेसिक सेटअप है एक। इसके अंदर मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरर आया तो लोडिंग को फिर से ट्रू कर दो और वगैरह वगैरह, बट अभी के लिए दैट्स इट। सो
ये हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो देखो अभी तक हमने डेटा को फेच किया इस फंक्शन के थ्रू, इस फेच डेटा के फंक्शन के थ्रू। थोड़ी देर और सुन लो मेरे को, शायद आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने को है। सबसे पहले हमने डेटा को फेच किया बाय यूजिंग फेच डेटा फंक्शन। देन हमने एक रेंडर डेटा फंक्शन में यूज़ किया जिसके थ्रू हमने डेटा को रेंडर करने के लिए यहाँ पे जुगाड़ किया कि हम कैसे डेटा को रेंडर करेंगे। एंड देन हमने सबसे पहले एक इनिशियल डेटा दिखाया, फेच डेटा एंड रेंडर मेथड, रेंडर डेटा फंक्शन को एक साथ यूज़ करके बेसिकली दोनों एक एक पैरामीटर लेते हैं, आर्गुमेंट लेते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए डेटा टाइम पे। तो फेच डेटा को पेज चाहिए क्योंकि हम पेज चेंज करेंगे जब भी जब हम रेंडर डेटा कर रहे हैं इसके लिए। और रेंडर डेटा को एक ऐसा डेटा चाहिए, डेटा पैरामीटर चाहिए डेटा शो करने के लिए। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शायद मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया एक्सप्लेन करके। अच्छा, अभी जो हैंडल स्क्रॉल है ये ट्रैक करेगा कि क्या यूज़र बॉटम में आ चुका है एज वेल एज क्या लोडिंग फॉल्स हो चुकी है, मतलब सारा डेटा अगर लोड हो चुका है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर डेटा अभी लोड हो रहा है इनिशियल डेटा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हमने इनिशियल डेटा यहाँ पे शो किया था। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिंपल सा एक स्क्रॉल इवेंट। तो हम कैसे लगाएंगे उस स्क्रॉल इवेंट पे, तो स्क्रॉल इवेंट हमें लगाना किस पे, इस कंटेनर पे लगाना है ना, हमें स्क्रॉल इवेंट हमें इस कंटेनर पे लगाना है। तो लगाते हैं क्योंकि हम इस कंटेनर के अंदर ही हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर विंडो होता ना तो हम उसका अलग मेथड था, हम विंडो को सिलेक्ट करते फिर, ना कि इस कंटेनर को, हम विंडो के ऊपर काम करते। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी कंटेनर के अंदर स्क्रॉल इवेंट लगा दो। रिक्रूटर आपको बोलेगा नहीं मुझे विंडो के अंदर चाहिए, नहीं आप किसी के अंदर भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मेन उसको फंक्शनैलिटी देखनी है। और यहाँ पर हम कहेंगे ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या आर्गुमेंट लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है। एक तो किस टाइप का इवेंट है, तो इवेंट टाइप है स्क्रॉल, और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है हैंडल स्क्रॉल। और अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और बोलते हैं जय माता दी और देखते हैं क्या ये काम हुआ। मैं स्क्रॉल गया, ओ लोड हो रहा है। और एक चीज़ देखो, जैसे मैं बॉटम पे जाता हूँ मुझे लोडिंग शो होती है एंड देन हाइड हो जाती है। मैं फिर से गया, ये डेटा देखो ऐड होता जा रहा है, 20 है ना, ये डेटा ऐड होता जा रहा है। सो ये हो क्या रहा है, मैं इसको रिलोड करता हूँ एक और बार। अभी मुझे डेटा शो हुआ 8 तक 10 तक। मैं इसको अपने नेटवर्क को ना थोड़ा सा स्लो करता हूँ। तो नेटवर्क में मैं नो थ्रॉटलिंग से जाता हूँ, फास्ट 3G पे चलते हैं, चलो ठीक है। अब जैसे देखो इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करके 10 पे पहुँचूंगा, यहाँ पे 11 12 आ गया। यार ये बहुत क्विकली हो रहा है, थोड़ा और स्लो करते हैं नेटवर्क को ना, स्लो 3G करते हैं और इसको रिलोड करते हैं वेबसाइट को। तो हमने यहाँ पे स्लो 3G कर दिया। अब देखो जैसे मैं बॉटम पे जाऊँगा यहाँ पे मुझे लोडिंग स्टेट शो होती है अचानक से, और वो जैसे डेटा लोड हो जाता है वो चली जाती है। तो डेटा नंबर 10 था इनिशियली, है ना, डेटा नंबर 10 था। जैसे मैं बॉटम पे गया डेटा नंबर 11। स्क्रॉल को भी यहाँ पे देखो जैसे बॉटम पे जाता है जब भी डेटा लोड होता है धीरे धीरे A21 लोडिंग, फिर से लोडिंग। तो ये हो रहा है और यही फंक्शनैलिटी हमें बनाने के लिए बोला गया था। सो दैट वॉज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस कैच में आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब कैच पूरा हो जाए तो भी लोडिंग को फॉल्स कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि लोडिंग चलती जा रही है। तो ये सब आप एडिशनल चीज़ें इसमें हैंडल कर सकते हैं, अपने आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ट्यूटोरियल ऑलरेडी लॉन्ग होता जा रहा है। एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमने इसमें किया क्या है, देन हम इस ट्यूटोरियल को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसके थ्रू आपने सीख लिया है हाउ टू डू इन्फिनिट स्क्रॉलिंग यूजिंग JS। प्लीज़ रिव्यू दे देना कैसा लगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी ट्यूटोरियल में तो यार मैं अगली बार इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ और क्या करेंगे, साथ साथ सीखेंगे, हाँ बस सीखेंगे गाइस। सो देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एक इंडेक्स HTML पेज से जहाँ पर कि 2 डिव थे और उन 2 डिव को एक कंटेनर डिव रैप कर रहा था। एक डिव जो था रिस्पॉन्सिबल था कंटेंट नाम जिसकी आईडी है, वो रिस्पॉन्सिबल था डायनेमिक डेटा को यहाँ पे शो करने के लिए। एक डिव में लोडिंग था जिसको कि हम कंडीशनली शो एंड हाइड कर रहे थे, ठीक है सॉरी। देन हमने यहाँ पे 2 इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, लेट पेज। और ये देखो पेज डिक्लेयर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें डेटा जब फैच करना है ना दूसरे वाला, तो हमें यहाँ पे पेज इसको वेरिएबल देना होगा API को। तो ये लॉजिक पार्ट है API का कि API क्या मांग रहा है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप कोई भी API यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई इमेज API जैसे अनस्प्लैश API भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस गैलरी बना सकते हैं। तो पता है इस क्वेश्चन की, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन की क्या वेरिएशन हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इन्फिनाइट स्क्रॉलेबल गैलरी बनाइए, इमेज गैलरी जो कि कभी ख़त्म ही ना हो। जो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर सेक्शन में होती है ना जहाँ पे तुम देखते हो हॉट, बस समझ गए हो ना, तो उसी टाइप की गैलरी बनाने के लिए बोल सकते हैं वो। तो वो आप बना सकते हो, ठीक है।
एपीआई से फैच करके। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इनिशियल डेटा तो दिखाना पड़ेगा यूज़र को, वरना यूज़र है अभी लोडिंग हो रही है तो क्या फ़ायदा। एक्सप्लोर पे जब आप जाते हो कुछ आपको इनिशियल डेटा तो दिखता है ना स्टार्टिंग में, उसके बाद आप जब स्क्रॉल करते हो तो डेटा रीलोड होता है। तो इसी के लिए हमने एक डेटा पहले फैच करने के लिए फंक्शन डिफाइन करा एसिंक अवेट। तो यहाँ पर हमने यूज़ करा एसिंक अवेट, तो जो कि पार्ट है एसिंक्रोनस जेएस का। तो रिक्रूटर ने देखा ठीक है जी आपको एसिंक्रोनस आती है, एसिंक अवेट आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डेवलपर हैं आप। उसके बाद उस डेटा को जब हमने फैच किया, उस डेटा को दिखाने के लिए विंडोज़ पे हमने यूज़ करा रेंडर डेटा फंक्शन। ये रेंडर डेटा फंक्शन हर बार कॉल होगा जब जब डेटा फैच होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा ही किया हुआ है कि जब डेटा फैच हो तो हमने यहाँ पर यूज़ करा है प्रोमिसेस कि अगर डेटा फैच हो रहा है देन इस डेटा को पास करा हमने रेंडर डेटा में। और रेंडर डेटा क्या कर रहा है, रेंडर डेटा बेसिकली आपका डेटा डिस्प्ले कर रहा है विंडोज़ पे, है ना, विंडो पे। तो इसलिए हमने इसमें डेटा पास करा, क्योंकि हमें जब जब डेटा हमारा फैच हुआ तो हमें शो करना है, तभी ये रेंडर डेटा फंक्शन रन होगा, वरना तो एरर आ जाएगा कि जी आपने कुछ गड़बड़ की है। और दूसरी बात, तो हमने स्टार्टिंग करा, फिर हमने कहा कि ठीक है इनिशियल डेटा हमारे पास आ चुका है, अब मेन बात है कि जब जब यूज़र स्क्रॉल करके बॉटम पर आए तो और डेटा हमें शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने नाम दिया हैंडल स्क्रॉल। इस स्क्रॉल में हमें सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये था कि किस पे वो हमें लगाना है, किसकी हाइट हमें नापनी है, किसका बॉटम हमें देखना है। क्या हमें विंडोज़ का बॉटम देखना है? नहीं, हमें बॉटम देखना है कंटेनर का। विंडोज़ का भी देखना था तब भी कोई बात नहीं थी, देख सकते थे आप आराम से विंडोज़ डॉट ऑफ हाइट यूज़ करके या ऑफ विथ यूज़ करके, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने इस कंटेनर को सिलेक्ट करा बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप क्वेरी सिलेक्टर, क्लास नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले उस कंटेनर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। देन हमने उस कंटेनर की ये चेक करने के लिए कि यूज़र कंटेनर के बॉटम में पहुंच चुका है, एज वेल एज क्या लोडिंग रुक चुकी है, क्योंकि लोडिंग कब होगी, जब डेटा फैच होगा। तो अगर लोडिंग रुक चुकी है तो ठीक है, लोडिंग नहीं रुकी मतलब डेटा भी फैच होना बाकी है, सिंपल सी बात ये है। तो हमने उसके लिए बेसिकली क्या करा, हमने यूज़ करे कुछ डॉम प्रॉपर्टीज़, या फिर आप उन्हें क्या कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उनका नाम है क्या, उनका नाम है दोस्तों क्लाइंट हाइट, स्क्रॉल हाइट या फिर स्क्रॉल टॉप। स्क्रॉल टॉप इन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा ना इस वीडियो के बाद, वो कंफ्यूज करेगी यही लाइन कि इस लाइन में हो क्या रहा है। और ये लाइन एक बार में समझ में आएगी भी नहीं जब तक ये तीनों टर्म्स आपके दिमाग में ऐसे रम बस नहीं जाएंगी ना, कि आप नाम देखते ही बता पा रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है एंड इसका मतलब ये है, तब तक नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आप बार बार इस डेफिनेशन पर जाओगे बार बार कि अरे ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो इन टर्म्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए एकदम। जैसे आपको पता है ना वेरिएबल क्या है, बाल्टी है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कंटेनर है ना, तो इसी तरीके से आपको इनकी टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आप बहुत ईजिली आपके लिए लॉजिक बनाएगा। हम सिंपली यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो एलिमेंट सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है क्या, उसकी स्क्रॉल टॉप मतलब उसके टॉप से हाइट प्लस जो क्लाइंट की हाइट है, मतलब जितना उसे शो हो रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट हाइट मतलब ये वाली हाइट जो क्लाइंट को शो हो रही है विदाउट स्क्रॉलिंग, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल है पूरी हाइट के, मतलब स्क्रॉल हाइट के। अगर ट्रू है तभी हम डेटा फैच करेंगे, अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि अभी क्लाइंट बॉटम पे नहीं आया है, बॉटम पे नहीं आया तो हम डेटा फैच नहीं कर रहे जी, हमारी एप्लीकेशन एकदम स्मूथ चल रही है, एपीआई पे फालतू की कॉल भी नहीं हो रही, नेटवर्क का कोई लोड नहीं पड़ रहा, दूसरा हमारी एपीआई भी मक्खन एप्लीकेशन भी मक्खन चल रही है। तो मेन यूज़ तो वही है इसका। तो अगर यूज़र ने मान लो 8 डेटा देख के उसको हुआ कि ठीक है 8 प्रोडक्ट या 8 एंट्रीज उसने देख ली कि हाँ ठीक है इतना इनफ है, मुझे जाना ही नहीं है, हम फालतू में क्यों एपीआई को कॉल करेंगे, क्यों अपना बिल बढ़ाएंगे ना। तो सिंपली हमने यहाँ पर उसको करा कि अगर यूज़र आया है बॉटम पे तो हमने यहाँ पे याद करा अपने उस फंक्शन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेटा फैच करने के लिए, फैच डेटा। और उस डेटा के साथ हमने फिर से हमने यहाँ पे यूज़ करा प्रोमिसेस कि अगर हमारे पास डेटा फैच हो रहा है, डेटा फैच हो गया तो उस डेटा को दिखाना भी पड़ेगा यूज़र को, तो इसके लिए हमने यूज़ करा रेंडर डेटा। सेम चीज़ वही करी जो हमने इनिशियली करी थी इस वाले में, बस कंडीशन ये थी कि इनिशियली हम कुछ डेटा फैच करके रख रहे थे और यहाँ पर हम जब भी फैच कर रहे थे जब यूज़र बॉटम पे आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको इफ़ स्टेटमेंट के अंदर रखा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने ये वाला पार्ट लिखा हुआ है वो आ रहा होगा, ठीक है। दैट्स इट, हैंडल स्क्रॉल फंक्शन यहाँ पे खत्म। अब इस फंक्शन को हमें कॉल कब करना है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है एक इवेंट बेस। इवेंट बेस मतलब कि कौन सा इवेंट हो, क्या क्लिक इवेंट हो, नहीं जी, स्क्रॉल इवेंट पे करना है हमें कॉल। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ली कि इस कंटेनर के अंदर वो इवेंट होना चाहिए, विंडो के अंदर नहीं, कंटेंट के अंदर नहीं, इस कंटेनर के अंदर वो इवेंट होना चाहिए। इवेंट क्या है, स्क्रॉल होना चाहिए। इवेंट होगा स्क्रॉल एंड उसका फंक्शन होगा, क्योंकि एड इवेंट लिस्नर 2 आर्ग्यूमेंट लेता है,
एक आपका इवेंट टाइप और दूसरा आपका फंक्शन। तो हमने यहाँ पे इवेंट टाइप दे दिया स्क्रॉल और दूसरा हो गया हैंडल स्क्रॉल, और इससे हमारी बन गई एप्लीकेशन डन 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 डन।